वेलकम एवरीवन, आप सब देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो आपका 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो अवेलेबल है। 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अगर डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो फोर्थ क्लास में साथियों आज आप बात करेंगे। हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले ही इंटीमेट कर दिया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका क्या होगा। वो होने वाला है आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनकी हेल्थ स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। तो MA रूल्स के बारे में आज बात करेंगे आज के सेशन में। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आपने लास्ट क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट अवेलेबल है एम्स CREW के नाम से, आप जाइए और हमारी पिछली क्लासेस को जरूर देखिए। कोई सजेशन होता है आपका तो मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर प्रिपरेशन करनी है, उससे जुड़ना है तो मेनली हमारा मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे बच्चों आपकी क्लास। तो क्लास में बेसिकली हमने आपको बता दिया किस बेस पे हमारी क्लास रहने वाली है। तो क्लास हमारी रहने वाली है आपका WO जाओ असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए CCS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स बेस्ड, ठीक है। किस पे रहेगी? CCS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। इसमें पढ़ेंगे हम, देखो क्या है मेनली इनके अंदर क्या होता है। जो भी एम्प्लॉयज हैं और उनकी फैमिली है, ठीक है, एम्प्लॉयज है और उनकी फैमिली है, उनको इंटाइटल्ड किया जाता है कि वो जो अपना मेडिकल तौर पे जो ट्रीटमेंट कराते हैं उनका रिम्बर्समेंट ले सके, ठीक है। तो बेसिकली साथियों इसमें हम रिम्बर्समेंट के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे खासकर। वैसे आपको सारे बेनिफिट्स बताते हैं ये कि क्या क्या मिलता है मेडिकल अटेंडेंस रूल के हिसाब से, ठीक है। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं जो CGHS में कवर नहीं होते, आपको एक चीज ये भी याद रखनी है, नॉट कवर्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या सर्विसेज, ठीक है। CGHS में जो नहीं आते बच्चों वो कवर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कवर्ड एक्सक्लूडिंग CGHS। बेसिक सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंडर नहीं आते हैं वो इस मेडिकल अटेंडेंस में कवर्ड होते हैं, ऑल द एम्प्लॉइज, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो CGHS में कवर्ड होते भी हैं, ये एक नया ऑफिस मेमोरेंडम आया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। 2018 में एक ऑफिस मेमोरेंडम आता है जिसमें बताया है कि यदि कोई CGHS में कवर्ड भी है, CGS में है, समझना इस बात को, ठीक है, लेकिन वो सिटी के दायरे में रह रहा है कहीं पे, तो उसको वन टाइम चॉइस दी जाती है कि वो CGS को ऑप्ट करे, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि CGHS जिन जिन सिटीज में है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वन टाइम चॉइस दी जाती है उसको ऑप्ट करने की, कि भाई आप उसको ऑप्ट कर लो, वन टाइम चॉइस ऑप्ट करने के लिए। क्लियर बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो सेंट्रल सर्विसेज के मेडिकल अटेंडेंस रूल्स को फॉलो करते हैं और उनके वहां पे CGHS की फैसिलिटी है तो उनको एक बार मौका दिया जाता है कि भाई आप चाहो तो जुड़ सकते हो इसमें। ऐसा बताया गया है 2018 के ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर। बेसिकली समझ में आ गई होगी। बेसिकली बात करेंगे रिम्बर्समेंट की, एम्प्लॉयज हो या उसकी फैमिली मेंबर्स हो, जो भी इंटाइटल्ड होते हैं मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट के लिए, उसकी बात होती है इसके अंदर, ठीक है। चलो, CS का जो MA रूल है यही है जो हम आपको बता रहे हैं, यही लाइनें हमने आपको बताई हैं, तो डेफिनेटली आपको समझा देते हैं ये वाली लाइन्स हम, कि एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली मेंबर्स आर एंटाइटल्ड
to reimbursement for medical attendance and treatment. Serving central government employees residing outside the CGS covered areas shall be converted under CSMA rules. ये बात है इसके अंदर, ठीक है। जो भी सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो CGHS की पकड़ के एरिया के बाहर हैं, वो CSMA रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। और इस रूल्स को फॉलो करने का उनको फायदा क्या मिलेगा? उनको बेसिकली इसका फायदा मिलेगा कि वो इस चीज की रिम्बर्समेंट ले सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। चलो, होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक आता है इसके अंदर, वो बात करेंगे हम, वो है आपका ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। तो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, ये टर्म बच्चों आपने जरूर याद रखनी है। ये शॉर्ट फॉर्म होती है, कहीं भी लिखा देखोगे ना AMA, तो आपने समझ जाना इसका मतलब, ठीक है। अब देखो, अब इसको समझने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। कोई भी डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो सप्लीमेंट्री रूल नंबर 2 के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, स्पेसिफाइड है, ठीक है। सप्लीमेंट्री रूल्स के 2 के पार्ट 10 में, जैसे 1 2 3 4 5 ना, ऐसे 10 के अंदर वो उनको जो एम्पावरमेंट दी जाती है कि आप एक मेडिकल ऑफिसर को अपॉइंट करें भाई, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या यूटी के अंदर, ठीक है। अगर मेडिकल और ये भी कंडीशन है कि मेडिकल सर जो ऑफिसर है वो सरकारी आदमी नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट का काम बच्चों कर सकते हैं। क्लियर बात है ये? AMA, ये बात आपको समझानी थी बेसिकली, ठीक है। चलो, समझ में आ गया AMA के बारे में। और एक चीज और याद रखनी है, ये जो फुल फॉर्म है ना बच्चों AMA की, ये पेपर्स में भी पूछे जाती है आपसे कि भाई AMA की फुल फॉर्म ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट होती है, ठीक है। अब क्या है, बड़ी बात समझने वाली ये है कि अगर कोई मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट ना हो तब क्या करोगे, ठीक है जी। तो उस केस में क्या होता है, ये जो है इनको AMA का दर्जा दिया जाता है। लेकिन ये स्केल ना पढ़ लेना आप, ये पुराने स्केल है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपके काम ना आए, लेकिन अगर पुराने क्वेश्चन की तर्ज पे पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। 1996 के पे स्केल है मेरे हिसाब से शायद ही, ठीक है, बहुत पुराने हैं। ग्रुप A ऑफिसर्स को बोला जाता था कि जिनको उनको प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर दिया जाता है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट का प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर होता है वो ही इसमें AMA का काम करेगा, ठीक। ग्रुप A ऑफिसर्स के लिए आपको पता है, ग्रुप A ऑफिसर्स वो होते हैं जिनकी सैलरी 2,500 पर मंथ से ज्यादा है। उस टाइम की बात है 1996 के पे स्केल के हिसाब से बच्चों, ठीक है। अब जो ऑफिसर्स सैलरी लेस देन ड्रॉ करते हैं 2,500 पर मंथ से, लेकिन 1,200 से ज्यादा करते हैं, तो उनका जो असिस्टेंट सर्जन है ग्रेड 1 वो भी इस चीज में काम करेगा इन द स्टेशन, ठीक है। अब जो बचे इससे कम सैलरी वाले, तो वहां पे असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 2 काम करेगा। कंडीशन ये है कि अगर 2 वाला अवेलेबल नहीं है तो जो 1 वाला है ना वही मेडिकल ग्रेजुएट काम आ जाएगा आपका AMA के पर्पज से, क्योंकि AMA बहुत जरूरी है रिम्बर्समेंट के बिल्स लेने के लिए, मतलब रिम्बर्स कराने के लिए, ठीक है बच्चों। चलो, इसके अलावा कौन सी चीज है जो आपको पढ़नी है? द AMA ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू, ये चीज पढ़ लेते हैं। द AMA ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिटरमाइंड विद
reference to place at which he falls ill irrespective of whether it is permanent temporary residence or place of casual stay। यहाँ पे बोला गया है कोई भी एएम में सरकारी जो एम्प्लॉय है उसका डिटरमाइन किया जाता है कि वो बीमार कहाँ पे पड़ा। ऐसा नहीं है कि आपकी सिटी है अंबाला, बीमार पड़ते हो आप मैसूर के अंदर, तो एएमए है जो अंबाला का ही होना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता। बेसिकली ये बात है प्लेस ऑफ एट विच द एम्प्लॉय फॉल्स इल, जहां पे वो बीमार पड़ता है, बेसिकली वो बात है इसके अंदर। ठीक है, तो वो उसको एएमए माना जाएगा। ठीक है जी, जहां पे एएमए अपॉइंट किए जाते हैं उनसे कंसल्ट करना जरूरी है। ठीक है, इन प्लेसेस वेयर एएमए हैज बीन अपॉइंटेड दे मस्ट बी कंसल्टेड, उनसे कंसल्ट करना जरूरी है। अगर कोई भी एएमए अपॉइंट नहीं हुआ है तो ट्रीटमेंट जो एएमए सरकारी अस्पताल के अंदर है ना, उस सिटी से जुड़ता हुआ, वो आपके काम आएगा। ठीक है, चलो इस बात को मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं कि मान लो एएमए नहीं है, नहीं है, तो जो आपकी एडजॉइनिंग सिटी होगी ना, एडजॉइनिंग सिटी में जो गवर्नमेंट का एएमए होगा वो आपके एएमए की तरह काम करेगा। ये बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आप समझ गए होंगे एएमए के बारे में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये बात हमने इसमें क्लियर कर दी। अगर कोई एएमए नहीं है, एएमए नहीं है अगर कोई, तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल का एएमए है वो काम करेगा, बट वो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए भाई। बट नॉट फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड एज एएमए आउटसाइड द प्लेस ऑफ ड्यूटी। गवर्नमेंट होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, चलो ये वो केस है जाके आप, अब जैसे आप अपने होम टाउन गए, वहां पे बीमार हो जाते हो, तो सीधी सी बात है अगर आपके उस एरिया के अंदर एएमए नहीं है तो आपने गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है एडजॉइनिंग आपका, उसके एएमए से वो चीज करानी है। रिम्बर्समेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे केवल। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल की बात करनी है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल की बात करनी है। जनरल ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट में हम समझाएंगे आपको कौन कौन से ट्रीटमेंट इसमें आ जाते हैं। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे उन्हें एमसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी मेंटेन करती हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंटेन करते हैं, तो सारे के सारे तो देखो वो आ जाएंगे रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में। सारे के सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिनको पीएचसी बोलते हैं हम, सारे के सारे वो डिस्पेंसरीज, ये सब आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, ऑल हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जो आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट पोर्ट ट्रस्ट इनसे रिलेटेड है, ये काम आ जाएंगे। जितने भी मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स हैं जिनके अंदर इंडोर पेशेंट की फैसिलिटी है, इंडोर ट्रीटमेंट की। ठीक है, आउटडोर नहीं, आउटडोर का मतलब होता है ओपीडी, और इंडोर का मतलब होता है बच्चों एडमिट होने की फैसिलिटी जहां पे अवेलेबल हो। ये नहीं है कि पेशेंट को दिखाया और भेज दिया। इंडोर का मतलब होता है पेशेंट को एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, यहां पे ये सब रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल माने जाते हैं। और भी होंगे, कौन कौन से हैं रिकॉग्नाइज जनरल ट्रीटमेंट के लिए? कैंट हॉस्पिटल को भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक ही है कि वो कैंटोनमेंट एरिया जहां पे कोई दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना हो। ठीक है, यहां पे लिखा भी है ये लाइन, नो गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, और वो इस एरिया के अंदर रहते हों। ठीक है, कि ताकि कंटोनमेंट की जो आउटसाइड एरिया है एडजॉइनिंग है उसमें कोई ऐसा हॉस्पिटल ना हो, तो वो कैंट हॉस्पिटल ही उनके लिए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल का काम करेगा। जितने भी रेलवे के हॉस्पिटल हैं वो सब रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। पे क्लिनिक भी है बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उनको भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल माना जाता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सीजीएचएस रूल, सीएसएमए रूल, इन रूल्स को जो फॉलो करने वाले हॉस्पिटल है ना, वो सारे के सारे रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है। यही तो पढ़ रहे हैं हम, सीएसएमए मेडिकल अटेंडेंस रूल।
ऑल हॉस्पिटल्स फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लाइक एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, ठीक है, पीजीआई रोहतक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर ट्रीटमेंट एट प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल्ड अंडर सीएसएमए रूल। सीएसएमए रूल्स के अंडर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है। पढ़ने में आपके समझ आई बच्चों? डेफिनेटली आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो अब बात करेंगे कंसेशन फॉर फैमिली। तो कंसेशन ऑफ फैमिली में हमने क्या पढ़ाना है आपको ये बताना है कि जो फैमिलीज हैं उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो दी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा बच्चों, आपको फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। किसके बारे में पता होना चाहिए? फैमिली। कल की क्लास में भी बेसिकली थोड़ा सा हमने आपको बताया था। देखो, हस्बैंड और वाइफ ये फैमिली का पार्ट होते हैं। दूसरा कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं। स्टेप फादर, स्टेप मदर होती है, ठीक है। अगर किसी का कोई फादर है और फादर है अडॉप्टिव, मोर देन वन वाइफ, तो जो उनकी पहली वाइफ होगी ना, फर्स्ट वाइफ होगी, वो फैमिली मानी जाएगी भाई। अडॉप्टिव फादर के केस में जो उनकी फर्स्ट वाइफ है वो फैमिली मानी जाएगी, सब कोई फैमिली नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, सोच लो आप में से कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाता है, तो देखो उसके पास चॉइस होती है। क्या चॉइस होती है? कि वो या तो अपने पेरेंट्स को ऐड करा सकती है या अपने पेरेंट इन लॉ को ऐड करा सकती है, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन सर्विस के दौरान केवल एक बार मिलता है, एक बार। क्या ऑप्शन? कि या तो आप अपने पेरेंट्स इन लॉ, जो सास ससुर हैं, उनको ऐड करा लो, या आप अपने ही पेरेंट्स को करा लो। ये फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में ही पॉसिबल होता है, ठीक है बच्चों। ये बेसिक बात है। एक जो चीज है वो इसी के अंदर है, ठीक है। एक जो चीज है वो इसी के अंदर है, लेकिन लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे फिर आपको ये समझा देंगे। क्लियर हो गया जी? चलो, किसी के माइनर ब्रदर्स हैं वो फैमिली में आ जाते, ठीक है। परमानेंट डिसेबल्ड कोई डिपेंडेंट ब्रदर है, डिसेबल्ड है बट डिसेबल्ड ब्रदर है, और आप पे फुल्ली डिपेंडेंट है, तो वो फैमिली में आएंगे। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। वैसे एज लिमिट होती है बच्चों। अब एज लिमिट क्या होती है ये क्वेश्चन हम आपसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ? ये हमने आपको समझा दिया इसमें क्या क्या है, क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन से होते हैं। और चिल्ड्रन में भी आपको पता है, स्टेप चिल्ड्रन भी आ सकते हैं, आपके लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन को भी आप चिल्ड्रन बोल सकते हो। चलो, कंसेशन ऑफ फैमिली में हमने आपको समझा दिया बेसिकली सारा। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका डिपेंडेंसी के केस में। डिपेंडेंसी के केस में एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना है कि जो मंथली सैलरी है, ठीक है, मंथली इनकम नॉट सैलरी, मंथली जो इनकम है वो 9,000 से कम कम होनी चाहिए। मतलब कि 12 से अगर इसको गुना करो तो 1,08,000, 1,08,000 से कम इनकम होगी आपकी, तो आपकी फैमिली की डिपेंडेंसी आपके ऊपर मानी जाएगी, अपनी वाइफ को छोड़ के। जो इसमें मंथली इनकम है ना फैमिली की, उसमें स्पाउस को छोड़ना है। स्पाउस हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, उसको छोड़कर, स्पाउस को छोड़कर, ठीक है। स्पाउस को छोड़कर, हस्बैंड वाइफ को छोड़कर जो इनकम है 9,000 के हिसाब से ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो,
अब कंसेशन की बात करेंगे अगर पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स ऐसा भी हो सकता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके साथ भी रह रहा हो एक आधा, और एक ये हो सकता है आउट स्टेशन भी रह रहे हो जैसे होम टाउन्स होते हैं। तो ये दोनों के दोनों एलिजिबल है रिम्बर्समेंट के लिए। ठीक है, क्या है बच्चों, दोनों के दोनों रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये बात आपको समझानी बहुत जरूरी है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं, जब दोनों के दोनों हस्बैंड और वाइफ वर्किंग, इस केस में क्या होगा। देखो इस केस में ये होगा कि मान लो वाइफ है जो वो स्टेट गवर्नमेंट में है, रेलवे में है, डिफेंस में है, स्टेट में है या सेंटर या किसी भी गवर्नमेंट में है, तो उनको ना फैसिलिटी चूज करनी पड़ेगी कि या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स की फैसिलिटी जो अडॉप्ट कर ले, या अपनी जो स्पाउस वाली फैसिलिटी है वो अडॉप्ट कर ले। क्लियर बात है। मान लो ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, ये मान लो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर है और ये है पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। तो क्या होगा, या तो इनकी वाइफ इनके साथ में मर्ज होके फैसिलिटी ऐड कर ले, या फिर ये होगा कि हस्बैंड अपना अलग से यूज करे और वाइफ है जो वो हरियाणा की जो भी आपके मेडिकल अटेंडेंस के रूल्स हैं, रिम्बर्समेंट के रूल्स हैं, वो फॉलो करे। तो ये चॉइस होती है उनकी। ठीक है जी, क्लियर बात है। और ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो इनके साथ में पेरेंट्स रह भी सकते हैं, दूर भी रह सकते हैं, है ना। तो इनको जो है रिम्बर्समेंट एलिजिबल होगा दोनों केस में। और अगर दोनों ने फैसिलिटी यूज की है तो एक जॉइंट डिक्लेरेशन उनको देना होता है, एक जॉइंट डिक्लेरेशन उनको देना होता है कि क्लेम को प्रीफर कौन कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करेंगे मेडिकल एडवांस के बारे में। देखो अब एडवांस का क्या चक्कर है। एडवांस का चक्कर है आपका, एक तो ये एडमिसिबल है गवर्नमेंट सर्वेंट को और कोई पे लिमिट नहीं है इसमें। एक ये है एडवांस को इन पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। इन पेशेंट समझते हो ना आप, एडमिट केस में, ओपीडी के लिए नहीं दिया जाता। may also be paid for the treatment of TB, cancer, acute myeloid leukemia, and chronic active hepatitis B, C, D at the consulting room, medical officer, residence of government servant or an outpatient. आउट पेशेंट के केस में दिया जा सकता है अगर उनको टीबी, कैंसर, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारी है तो। ठीक है जी, याद रखना है आपने। फॉर परचेज या रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड एडजस्टमेंट ऑफ एडमिसिबल आर्टिफिशियल अप्लायंस। अब पेस मेकर लगता है वो आर्टिफिशियल है, तो उसको परचेज करना है, रिप्लेस करना है, तो उसमें भी कंडीशन है, आपको रिम्बर्समेंट मिल जाती है। फॉर टेम्परेरी ऑफिशियल्स, श्योरिटी फ्रॉम परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्ड। अगर कोई टेम्परेरी है, अभी तक परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, तो श्योरिटी चाहिए होगी जो परमानेंट एम्प्लॉय होगा उससे। ठीक है बच्चों, मेडिकल एडवांस के एप्लीकेशन का क्या रूल है। मेडिकल एडवांस के एप्लीकेशन का ये रूल है कि वो मेडिकल ऑफिसर या स्पेशलिस्ट से भरवाया जाना चाहिए, जो ये बताए कि ट्रीटमेंट कब तक चलेगा, कॉस्ट लगभग एंटिसिपेटेड क्या रहने वाला है रूल के हिसाब से, तो आपको मेडिकल का जो है एडवांस मिल सकता है। ठीक है, तो जो भी आपका एमओ होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा, स्पेशलिस्ट होगा, वो लगभग बता देगा भाई इतने पैसे का खर्चा आएगा, इस हिसाब से आपको रिम्बर्समेंट अलाउड हो जाएगा। अच्छा, अमाउंट ऑफ एडवांस कितना हो सकता है। अगर आप एडमिट हो बच्चों, तो 90% ऑफ मेडिकल एडवांस आपको मिल जाता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम का पैकेज है उसके रेट के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, जो रेट होगा उसके हिसाब से। क्लियर। चलो, कब मिलेगा वो ये मिलेगा जब जो सर्टिफिकेट देगा ट्रीटिंग डॉक्टर आपका कि आपका ये इतना खर्चा आने वाला है, तो उसका 90% जो है आपको अमाउंट एडवांस मिल जाता है। अच्छा, ओपीडी पेशेंट के लिए भी फैसिलिटी है, बिल्कुल फैसिलिटी है, उसमें भी 90% मिल जाता है। अगर
टोटल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर जो होने वाला है आपका वो 10,000 से ज्यादा है, तो 10,000 से कम है तो उसमें एडवांस की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, रुपए 10,000 से कम। क्लियर हो गया अमाउंट ऑफ एडवांस आपको। अब एक क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने, पढ़ लो और समझ लो। नहीं आता है तो हम आपको समझा देंगे। देखो, समझने वाला क्वेश्चन है ये, याद रखना इस चीज को। एडवांस जो रिलीज किया जाता है जब आपको रसीद मिल जाती है रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से, तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है एडवांस मिल जाता है, ये कंडीशन मेंशन है। एक क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अब अमाउंट ऑफ मेडिकल एडवांस इन केस ऑफ टीबी पेशेंट, तो टीबी पेशेंट के टाइम पे क्या होता है, अगर अब ये ट्रीटमेंट है 3 महीने से तो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, 3 महीने से ज्यादा का ट्रीटमेंट हो जाएगा ये, तो क्या होगा 80% तो आपको जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो मिल जाएगी, जितना भी खर्चा आएगा। ठीक है, या तो वो या 36,000 जो कम हो। मान लो 80% आपका 55,000 है तो आपको 36,000 मिलेगा। 80% आपका 25,000 है तो आपको मतलब कुल मिला के 36,000 से ज्यादा नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, या तो 36,000 होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो 36,000 तक आपको मैक्सिमम मिल जाएगा मेरे बच्चों। अगर 80% सोच के चलो आप 24,000 ही बनता है तो 24,000 मिलेगा, अगर बनता है 40,000 तो आपको 36,000 मिल जाएगा, ऐसा मेंशन है। अब आपको जरूर समझ में आ गई होगी ये बात। कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है कि कितने आप एडवांस ले सकते हो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, बीमारी की कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि साल में आप 2 बार ही रिम्बर्स करा सकते हो, 5 बार करा सकते हो, आपकी फैमिली 3 बार करा सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है मेरे बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा। एडवांस व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट इज टू इल टू अप्लाई, जब वो इतना बीमार हो गवर्नमेंट सर्वेंट कि भाई वो अप्लाई ना कर पाए तो कौन करेगा। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है और ये पेपर में भी आता है, तो चलो आंसर भी आना चाहिए। तो आंसर होगा बच्चों, एडवांस जो मिलेगा ऑन द बिहाफ ऑफ हिज वाइफ और अदर लीगल हायर, वो रिटर्न में एप्लीकेशन दे देंगे। तो रिटर्न एप्लीकेशन जो या तो उनकी वाइफ लिखेगी या उनका जो लीगल हायर है, जो उनके वारिस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट के, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था, आपको करा दिया जो हमने। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम एम्बुलेंस के चार्जेस के बारे में, कि अगर आपने एम्बुलेंस को यूज करना हो तो उसके क्या चार्जेस हैं, क्या कंडीशन है। देखो, एम्बुलेंस के चार्जेस में अगर पढ़ेंगे ना हम, तो इसमें बेसिकली आपको जो समझने वाली चीज है वो ये रहेगी कि एम्बुलेंस का भी ना एक कंडीशन है कि गवर्नमेंट जो एम्बुलेंस ही आपने यूज करनी है, इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। गवर्नमेंट एम्बुलेंस के साथ में कौन कौन एम्बुलेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपका रेड क्रॉस हो गया, ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये कराती है ना। ओके, चलो, तो एम्बुलेंस चार्जेस में हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, पॉइंटर को टिप पेन बना देते हैं। चलो देखो, एक तो विद इन द सिटी यूज करनी है आपने, विद इन सेम सिटी, सिटी के अंदर इसको यूज करना है। एक कंडीशन ये होगा आपका कि जो एम्बुलेंस है वो गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए या रेड क्रॉस से होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी। एम्बुलेंस को केवल आप यूज कर सकते हो, किसके लिए यूज करोगे एम्बुलेंस को, ये भी कंडीशन है, या तो पेशेंट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेके जाओगे। ठीक है, यही होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट करना है पेशेंट को वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट के लिए या एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर। अब एक चीज और भी है कि एक सर्टिफिकेट भी देना होता है, अपने सर्टिफाइड करना होता है कि जो पेशेंट है, अगर आप उसको एम्बुलेंस के अलावा किसी और चीज से लेके जाते हो, उसको तबीयत उसकी खराब है,
तो क्या होगा, आप उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करोगे, बिकॉज ना उसमें ऑक्सीजन सप्लाई होगी आपके कन्वेंस में, ना कुछ होगा, है ना। तो एम्बुलेंस के जो रिम्बर्समेंट है, चार्जेस हैं, वो इस हिसाब से ही बनाए गए हैं ताकि आप उन्हें यूज कर सको। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें रिलैक्सेशन ऑफ रूल की बात है। अगर किसी को सीरियस इलनेस हो जाती है बच्चों, बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाएगा ना। इस एब्सेंस में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है, तो उसको रिकॉग्नाइज करके ही उसको रिम्बर्समेंट मिल जाएगी। बस इसमें डॉक्टर एक ये सर्टिफिकेट दे देगा कि इनकी लाइफ को कितना खतरा था, ठीक है, उस हिसाब से सीरियस एक्सीडेंट या इलनेस की वजह से इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होके आना पड़ा, ये चीज मेंशन है। ठीक है। रिम्बर्समेंट जो भी एक्सपेंडिचर के होंगे वो अलाउ कर दिए जाएंगे। डेलीगेशन ऑफ पावर है ना एक, इसमें रूल नंबर 3 है इसके अंदर, जो हम अब आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके ये एमए रूल्स है, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। इस रूल्स में आपका रूल 3 है, उसमें डेलीगेशन ऑफ पावर के अंदर बताया गया कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिम्बर्समेंट के लिए अलाउ कर सकता है, ठीक है, इस तरह के केसेस में। ये क्लियर बात होगी। अब मेडिकल क्लेम की बात करेंगे। तो देखो, मेडिकल क्लेम अगर आप कर रहे हो तो मेडिकल क्लेम में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। एक तो आपने कंसल्ट करना है फ्रॉम योर ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, एक तो एएम से आपने एएमए से कंसल्ट करना है। एक ये होगा मेन जो है कि रिम्बर्समेंट किन किन मेडिसिन पे मिलता है, किन किन मेडिकल स्टोर से मिलता है, कौन कौन सी दवाइयों पे मिलता है, इसकी बात करनी पड़ेगी आपको डॉक्टर से। ठीक है। आपका जो क्लेम है, जितना आप क्लेम करना चाह रहे हो, उसमें जितने भी प्रेस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो आप यूज करो। जैसे मान लो कोई मेडिसिन है जिसका रिम्बर्समेंट नहीं मिलता, वो लाइफ एसेंशियल मेडिसिन का ही मिलता है, तो लाइफ एसेंशियल्स का सर्टिफिकेट आपने डॉक्टर से फिल कराना जरूरी है। ठीक है जी। ये सारी चीजें होती हैं। कभी हॉस्पिटल में जाओ ट्रीटमेंट के लिए, एडमिट हो जाओ खुद या फैमिली मेंबर, तो मेडिकल ऑफिस इंचार्ज है ना जो आपकी पे का, उसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो आपको अकोमोडेशन अलॉट कर सके आपके स्टेटस के हिसाब से। जैसा कि आपको पता है प्राइवेट रूम फैसिलिटीज़ होती, तो वहाँ पे जाके आप मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जो हैं, ऑफिसर इंचार्ज, उनको जाके इन्फॉर्म करें आपके फैमिली का मेंबर। ठीक है। तो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ऐसी भी होती है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो जो रूल और प्रोसीजर हैं हॉस्पिटल के, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से निकलने के से पहले ही आपको हॉस्पिटल के बिल्स, रिसीट जितने भी हैं, उनको काउंटर साइन कराना है एएमए से। एएमए से काउंटर साइन, ठीक है, क्या कराना है, काउंटर साइन कराना है। अगर वो काउंटर साइन नहीं हुए तो वैलिड नहीं होंगे और आप रिम्बर्समेंट नहीं ले पाओगे। एक जो सबसे बड़ी बात है जो आपको समझा देते हैं कि जो बच्चों क्लेम होगा ना, क्लेम आपका यहां पे लिख देता हूं मैं, क्लेम वो कितने दिन तक आप कर सकते हो, 6 महीने के अंदर अंदर। ट्रीटमेंट कंप्लीशन के 6 मंथ के अंदर अंदर, इस बात को नोट कर लेना भाई। ठीक है, कि 6 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर अंदर आप ये चीजें कर पाओगे। बारी आ जाती है डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस की। अभी तक क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करके आपने वीडियो को बताना है। बाकी क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, बाकी हमारे ग्रुप के अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलने लगेंगे। अमाउंट ऑफ एडवांसेस ग्रांटेड टू सर्विंग ये बेनिफिशरीज होना है। ठीक है, बेनिफिशरीज फॉर इंडोर ट्रीटमेंट कितने परसेंट एडवांस मिल जाता है बच्चों, 90% CGHS रेट का, 80%, 100%, 85%। तो इस केस में आपका आंसर सोचो आपको क्या होगा, हमने पढ़ाया था 90% आपको मिल जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज लिमिट बतानी है अनमैरिड सन की जो पूरी तरह डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, और रिम्बर्समेंट कराना है मेडिकल क्लेम का, तो कितनी एज होनी चाहिए जो एप्लीकेबल है रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम के लिए। 18 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल। तो बच्चों ना 30 है, ना 21 है, ना 18 है, 25 ईयर्स है।
अब ये क्वेश्चन के लिए डेफिनेटली मैं आपको टोकूंगा कि जो डिसेबल्ड, अगर आपका कोई सन है, डिसेबल्ड सन है, विकलांग है और पूरी तरह डिपेंडेंट है आपके ऊपर, तो नो एज लिमिट, ये आपने जरूर याद रखना है। तब कोई एज लिमिट नहीं है 25 वाली, ठीक है, इस केस में एज लिमिट है, डेफिनेटली आपके काम आएगी ये बात। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एज लिमिट बतानी है अनमैरिड डॉटर की। अगर अनमैरिड डॉटर है, पूरी तरह डिपेंडेंट है, तो क्या है, तो भाई नो एज लिमिट, ऐसा है नहीं, आप गलत सोच रहे हो। 25 नहीं है, 27 नहीं है, 30 नहीं है, डेफिनेटली यही है, ठीक है। तो कोई एज लिमिट नहीं होती उस केस में। ओके जी, ये बात आपको समझनी जरूरी है। चलो, 3 क्वेश्चंस आपको कराए। बेसिकली मेन तो वैसे हमने आपको करा ही दिया है कंसेप्ट। पीडीएफ जो इन रूल्स की है, आपको पढ़नी है डिटेल्ड, आपको लगता है डिटेल्ड पढ़नी है, तो डेफिनेटली हमारे प्लस मेंबरशिप चैनल पर अवेलेबल है ये। प्लेलिस्ट को कंप्लीट पढ़िए अगर आपके पास टाइम रहता है तो। बाकी कंसेप्ट जितना पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया, अब क्वेश्चंस के थ्रू ही हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना है आपको आज की क्लास कैसी लगी। मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपने टेलीग्राम चैनल पर जाना है और ज्वाइन करना है प्रिपरेशन एम्स CRE AA टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आपको परमिशन दी जाती है, ठीक है, ज्वाइन करने की। कंडीशंस हैं वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हमें सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और क्लासेस के लिए। साथियों, मिलते रहेंगे, क्लासेस बैक टू बैक आती रहेंगी। कंडीशन यही है, अटेंटिवली अपने क्लास को देखना है, पढ़ना है, तो पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।